हमने लास्ट में देखा था कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वहां पर पास हो जाता है और उसके बाद इंडिया आजाद हो जाता है। लेकिन इसी प्रक्रिया में जब भारत आजाद हो रहा था उस समय पर भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन की मांग जो है वो उससे भी पहले से रखी जा रही थी। तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कब से रखनी शुरू की गई। तो सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय, ये नाम पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, याद रखेंगे जितने भी आज की जो क्लास है ना, वो नाम याद करने और ईयर याद करने में, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास में ही ज्यादा से ज्यादा नाम, ज्यादा से ज्यादा ईयर हम लोगों को याद हो जाए और बाकी जितने भी बचे वो हम लोग रिवीजन में, और क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार में सारे नाम और सारे ईयर आप लोगों को याद हो जाएंगे, मुश्किल है ना, एक बार में याद नहीं होते। तो ये वाला पोर्शन ऐसा है जो आपसे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन मांगता है और एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले मांग रखी गई 1934 में, 1934 में एम एन रॉय के द्वारा। नाम पूछा जा सकता है, ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद 1935 में सबसे पहले ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग रखी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब रखी? 1935 में। एम एन रॉय ने कब रखी? 1934 में। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी, जिसको बोलते हैं नेहरू डिक्लेरेशन। इसके अंदर ये कहा गया, अच्छा इससे पहले इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दूं क्यों कहा गया ये। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, आपको यानी कि इंडिया को अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो हम बना के देते हैं। तो नेहरू डिक्लेरेशन में कहा गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफियरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ये नेहरू डिक्लेरेशन में कहा गया। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की भी बात की गई और ये भी कहा गया कि हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, ठीक है। इस चीज को हालांकि एडॉप्ट किया गया कब, मतलब इन प्रिंसिपल अगस्त, क्या माना जाता है उसको, अगस्त ऑफर बोला जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने इसके बदले में हमको दिया अगस्त ऑफर 1940 में, 2 साल बाद। कहा कि ठीक है, हम इन प्रिंसिपल ये मानते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए व्यवस्था करेंगे। उसके लिए व्यवस्था क्या करी? 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन के अंदर उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी। ब्रिटिश के कैबिनेट मेंबर्स आए थे इंडिया में, किस लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, ठीक है। मीनवाइल जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी तब तक कांग्रेस ने सोचा कि हम लोग एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं, ठीक है। इस एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, डेट पूछ ली जाती है और चेयरमैन पूछ ले जाते हैं। तो एक्सपर्ट कमेटी बनी 8 जुलाई 1946 में। 1946 1946 में कैबिनेट मिशन आया, है ना। कैबिनेट मिशन प्लान में जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी तब तक क्या बनाया हमने? 8 जुलाई 1946 को हमने बनाई एक्सपर्ट कमेटी। इस एक्सपर्ट कमेटी के चेयरपर्सन पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, है ना। इसके अलावा जो मेंबर्स थे, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कांग्रेस आफ्टर द कैबिनेट प्लान। तो कैबिनेट प्लान के बाद आने वाली एक्सपर्ट कमेटी में निम्न में से कौन मेंबर नहीं थे, या कौन मेंबर थे, या कौन कौन मेंबर थे, ठीक है। कई नाम आप लोगों को दे सकते हैं। अब क्योंकि नाम बहुत सारे आने वाले हैं इसलिए अलग अलग याद रखने जरूरी है, ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी के अंदर कौन थे? एम असफ अली, MA अली, ठीक है। इसके अलावा KM मुंशी, हिसाब किताब रखने के लिए मुंशी जी भी चाहिए। N गोपाला स्वामी अयंगर, साउथ इंडिया के भी चाहिए। KT शाह, DR गडगिल, गडगिल कमेटी बनी थी बाद में, हालांकि ही वाज नॉट द सेम गडगिल, बट गडगिल कमेटी वेस्टर्न घाट्स के लिए बनी थी, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है करंट अफेयर्स का, या ये का दो GK का, है ना। हुमायूं कबीर, तो एक मुस्लिम कम्युनिटी का भी व्यक्ति चाहिए था तो हुमायूं कबीर जी को रखा गया। के
सथानाम, के साथनाम, इनको भी मेंबर रखा गया। कौन कौन थे? के सथनाम, हुमायूं कबीर, डी आर गडगिल, के टी शाह, गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी और एम असफ अली, एम असफ अली। ठीक है, ये सब मेंबर्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर, एक चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाद में एक व्यक्ति को और जोड़ा गया, कृष्णा कृपलानी। ठीक है, इनको को ऑप्टेड, इनको बाद में को ऑप्टेड किया गया, वो सब्सिक्वेंटली को ऑप्टेड एज अ मेंबर एंड कन्वीनर ऑफ द कमिटी, इनको कन्वीनर भी बनाया गया। ठीक है, कमिटी परफॉर्म्ड प्रिपरेटरी वर्क रिलेटिंग टू प्रोसीजर एजेंडा, ये सब इन्होंने प्रोसीजर एजेंडा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या हम लोग क्या वहां पर क्या प्रपोजल रखेंगे, क्या चीजें रहेंगी, उन सब के लिए इन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी एक्सपर्ट कमिटी ने। फिर कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसने क्या शुरू किया बनाना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अब सवाल उठा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन था उसमें जो लोगों को रखा गया वो दोनों ही तरीकों से रखा गया। कुछ मेंबर इलेक्टेड थे, कुछ मेंबर नॉमिनेटेड थे। देखते हैं किस किस तरीके से इलेक्टेड थे और किस किस तरीके से नॉमिनेटेड थे। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, याद रखेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। कौन सा इलेक्शन था? डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो देखते हैं कैसे कैसे देख लेते हैं, इसमें सब चीजें आ जाएंगी, प्रोविंशियल असेंबली और उन सब से कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, तो हर एक प्रोविंस से ये कहा गया कि जितनी भी प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस समझते हैं ना, प्रोविंस और प्रोविंशियल स्टेट और प्रिंसली स्टेट के बीच में क्या अंतर है, और ब्रिटिश इंडिया के अंदर क्या अंतर है? ब्रिटिश इंडिया जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, इन सब के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसके अलावा प्रोविंशियल स्टेट्स थे। प्रोविंशियल स्टेट्स के अंदर गवर्नर, सुपरिटेंडेंट्स और चीफ कमिश्नर्स अपॉइंट किए हुए थे वहां का प्रशासन चलाने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोविंसेस। फिर आते हैं प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स उनको बोलते हैं जहां पर राजा, महाराजा, नवाब ये सब थे, जैसे बंगाल का नवाब हो गए, है ना, और त्रवणकोर के नवाब हो गए, या इधर बुंदेलखंड के नवाब हो गए, वो राजा हो गए, राजा महाराजा हो गए, है ना। तो ये सब हो गए प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं हर एक प्रोविंस से, एक प्रोविंस में जितने लोग हैं प्रत्येक 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ऐसा तय किया गया। ठीक है, क्या? ईच प्रोविंस वॉज अलॉटेड सीट अप्रोक्सीमेटली इन द रेशियो ऑफ 1 सीट फॉर एवरी 1 मिलियन पर्सन। 1 मिलियन पे 10 लाख पे एक सीट। ठीक, the seats allotted to each British Indian province was divided among the 3 principal communities। 3 कम्युनिटीज के बीच में सीट्स को डिवाइड किया गया। किन-किन के बीच में? जनरल, मुस्लिम और सिख, इन 3 कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड किया गया। The seats of each community were allotted in proportion to its population। पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स को अलॉट कर दिया गया। जिस प्रोविंस में सिख की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे सिख का सीट भी ज्यादा होगी, है ना। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी। अच्छा, अब इलेक्शन कैसे हुआ? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे ना, उन लोगों ने इनको चूज किया। ठीक है, उन लोगों ने इलेक्ट किया। और कैसे इलेक्ट किया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखो, ये वोटिंग, ये इलेक्शन की प्रक्रिया है। कई तरीके से इलेक्शंस होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो हम लोग इलेक्शंस जिसमें हम सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम वोट डाल के आते हैं, वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। उस इलेक्शन का नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जो पोस्ट को पहले पास कर लेगा वो जीत जाएगा, जो मेजोरिटी को पास कर लेगा वो क्या जीत जाएगा। दोबारा बोल सकते हैं ये? क्या चीज? क्या कहना कविता जी, एक बार फिर से पूछो। सर क्या आप ये दोबारा कह सकते हैं? हम्म, फर्स्ट पास्ट वाला जो था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो पोस्ट को पहले पास कर लेगा, ठीक है, वो जीत जाएगा, है ना। और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इसी तरीके से। कैसे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब ये जब हम लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखेंगे ना, तो उसके अंदर प्रक्रिया पूरी समझेंगे कि किस तरीके से ये इलेक्शन होता है। ठीक है, अभी सिर्फ क्या याद रखना है?
कि उस समय पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर भी जो प्रोविंसेस के अंदर हुआ था वो भी हुआ था कैसे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके रूलर्स को कहा गया कि आप अपने अपने मेंबर्स को नॉमिनेट कर दो। ठीक है, उन्होंने नॉमिनेट नहीं करे। ठीक, क्यों नहीं करे नॉमिनेट? क्योंकि उनको डर था कि उनकी रियासत चली जाएगी और रियासत जाते हुए किसी को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार क्या कॉम्पोजिशन बना, 389 टोटल मेंबर्स इनिशियली, 389 टोटल मेंबर्स बने इसके अंदर, जिसमें से कि 292 गवर्नर्स प्रोविंसेस से थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे और 93 प्रिंसली स्टेट्स में से थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन हो गया। तो पार्टीशन के बाद इंडिया में 299 सीट्स बची, जिसमें से कि 229 मेंबर्स प्रोविंसेस से थे और 70 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स से बचे। ठीक है, 70 मेंबर प्रिंसली स्टेट्स से बचे। इनिशियली प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था, बाद में इवेंचुअली फिर ज्वाइन उन्होंने कर लिया। ठीक है, और जो इसका इलेक्शन हुआ उसका क्या रिजल्ट निकला, उसका रिजल्ट निकला सबसे ज्यादा सीट मिली कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, स्मॉलर और जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे रीजनल ग्रुप्स उनको 15 और टोटल 299 में से 296 सीट्स पर मेंबर्स इलेक्ट हो गए। ठीक है, The 93 seats allotted to the princely states initially remained unfilled. उन्होंने नहीं भेजे because the princely states stayed away from constituent assembly at that stage. शुरुआत में वो अलग रहे क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी रियासत चली जाएगी। ठीक है, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन क्या था कि गवर्नर प्रोविंसेस में से 292, 389 थे जब पहले शुरुआत में, तो 292 गवर्नर प्रोविंस से, 4 कमिश्नर चीफ कमिश्नर से प्रोविंसेस से और 93 प्रिंसली स्टेट से। फिर आफ्टर पार्टीशन 229 बचे, जिसमें से कि 299 बचे, जिसमें से कि 229 प्रोविंसेस से थे और प्रिंसली स्टेट से 70 बचे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इसको हल्का सा याद रख लेना। इसका क्रिटिसिज्म हालांकि हम लोग आगे देखेंगे क्या क्रिटिसिज्म है इसका। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि फर्स्ट मीटिंग किस डेट को हुई, तो 9 दिसंबर 1946। कितने मेंबर्स ने अटेंड की, तो 211 मेंबर्स ने अटेंड की, लेकिन याद रखना साइन केवल 207 मेंबर्स ने किया। 211 मेंबर्स ने अटेंड की मीटिंग और साइन जो किया वो 207 मेंबर्स ने किया। और डेट बिल्कुल याद रखना 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और फर्स्ट मीटिंग में टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और वाइस प्रेसिडेंट बने एच.सी. मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बी.एन. राव। वाइस प्रेसिडेंट पूछा हुआ है एच.सी. मुखर्जी, टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चीफ ड्राफ्ट्समैन के नाम से एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट, एस.एन. मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, इन दोनों के बीच में अच्छे से याद कर लेंगे, नहीं तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए कौन एच.सी. है और कौन एस.एन. है। एस.एन. क्या है, एस.एन. करेंगे ड्राफ्टिंग। ठीक है, और एच.सी. एच.सी. मतलब हाई कोर्ट, हायर पोजीशन पे, सुप्रीम कोर्ट से एक पद नीचे है, तो प्रेसिडेंट से एक पद नीचे है एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, और ड्राफ्ट करने का काम कौन करेंगे, एस.एन. मुखर्जी। सीरियल नंबर से ड्राफ्ट करते हैं ना, एस.एन. सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर डालेंगे ड्राफ्टिंग में। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी मेंबर क्यों चूज किया गया ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये एक फ्रेंच ट्रेडिशन पे आधारित था। फ्रेंच ट्रेडिशन क्या है कि जो भी सीनियर मोस्ट होंगे उनको बनाया जाएगा, तो सीनियर मोस्ट उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इसलिए उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। मुस्लिम लीग ने हालांकि शुरुआत में बायकॉट किया
और उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हम पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान बनाएंगे। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। और क्रोनोलॉजी में अगर पूछे तो लास्ट में पेश हुआ। हालांकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे पहले आना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे आधारित जो हमारा प्रिएम्बल है। एक तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रिएम्बल किस पे आधारित है, तो किस पे आधारित है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। कब प्रेजेंट किया गया, क्रोनोलॉजी अगर पूछता है तो भाई साहब एकदम लास्ट में आता है, ये ध्यान रखना। हालांकि जो ड्राफ्ट है प्रिएम्बल सबसे पहले आता है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं, बना सबसे बाद में था। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946 एंड adopted by Constituent Assembly on 22 जनवरी 1947। दोनों ही डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही डेट्स पूछ ली जाती है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश हुआ, तो पेश हुआ 1946 आजादी से पहले 13 दिसंबर को। और कब पास हुआ, कब एडॉप्ट हुआ, तो आजादी वाले साल में ही पास हो गया, अगले महीने दिसंबर से अगले महीने जनवरी में, एक महीने बाद ही 22 जनवरी को 1947 को वो क्या हो गया, एडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब इसका मेन आइडिया क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनेगा, पॉलिटी का बेस बनेगा पूरा पूरा। ठीक है। इन्होंने कहा कि इंडिया वुड बी प्रोक्लेम्ड एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। अच्छा, मेरे को कोई बताएगा रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? नॉन लीगल बैकग्राउंड वाले बताएंगे तो मुझे मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। छवि त्यागी, पायल। इलेक्टेड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द स्टेट। जहां पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो, जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट ही हो, किसी और नाम से बुला लो आप उसे, है ना। अगर वो इलेक्टेड है तो क्या क्या कहलाएंगे हम? रिपब्लिक कहलाएंगे। ठीक है। सोवरेन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन? हिंदी में बोलते हैं स्वयं प्रभु, स्वयं का प्रभु। यानी कि जहां पर ना कोई इंटरनल ना ही कोई एक्सटर्नल प्रेशर हो हमारे ऊपर, क्या करने के लिए? अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने, हाँ, इंडिया इज अ फ्री इन इट्स एक्सटर्नल। वेरी गुड, एक बार पढ़ लेता हूँ। खुशबू जी कह रही है कि इंडिया इज फ्री इन इट्स एक्सटर्नल प्लस इंटरनल मैटर्स। वेरी गुड, बिल्कुल यही बात है। और हेड ऑफ द स्टेट जहां पर इलेक्टेड होगा उसको रिपब्लिक बोले। एकदम सही, आपने दोनों जवाब एकदम सही दिए हैं। ठीक है। तो क्या है कि जहां पर हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर पे बिना किसी प्रेशर के काम करें। हालांकि ब्रिटिशर्स ने शुरू में बोला ना कि कॉमनवेल्थ में रहो। आज भी जो ऑस्ट्रेलिया है उसका उसका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्राउन, क्राउन है, क्राउन जिसके पास होगा ब्रिटिश क्राउन, है ना। तो वहां पर क्या है, हेड ऑफ द स्टेट आज भी क्या है, इलेक्टेड नहीं है, तो वो रिपब्लिक नहीं है, वो डेमोक्रेटिक मोनार्क है। हम क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है। रिपब्लिक है, सोवरेन है और इंडिपेंडेंट है, सबसे पहले ये कहा। ठीक है। इसके बाद क्या कहा, द टेरिटरीज देन कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडिया, द इंडियन स्टेट्स एंड अदर टेरिटरीज विलिंग टू ज्वाइन वुड फॉर्म अ यूनियन। हम सब मिलकर क्या करेंगे, एक यूनियन बनाएंगे। ठीक है। The constituent territories would function as autonomous units and would retain residuary powers except those powers vested in or assigned to union। यानी कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का भी कंसेप्ट दे दिया कि स्टेट यानी कि प्रोविंसेस, यानी कि जो आज हम स्टेट देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब, इनके बीच में और सेंटर के बीच में क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा। और रेजिडुअरी पावर हालांकि कहा था, एंड वुड रिटेन रेजिडुअरी पावर। ठीक है ना। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट टेरिटरीज। हालांकि वो चीज आगे चल के बदल गई। ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड इट्स ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट
would be derived from the people. अब जब हम अपना प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल शुरू कहां से होता है? शुरुआती शब्द क्या है प्रियम्बल के? कौन बताएगा? शुरुआती शब्द कहाँ क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। खुशबू जी ने एकदम ठीक कहा। तो वो वी द पीपल ऑफ इंडिया यहीं से आता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? ऑल द पावर एंड अथॉरिटी sovereign, independent in India, its constituent parts and organs of the government। ये सब पावर कहां से लेंगे? इन सब के पास शक्ति कहां से आएगी? ये सब शक्ति डिराइव करेंगे फ्रॉम द पीपल। इसीलिए प्रियम्बल में सबसे पहले लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute our nation into sovereign socialist sovereign or sovereign socialist secular republic and democratic, and we guarantee our people justice equality fraternity। ठीक है, तो ये सारे शब्द कहां से आ रहे हैं? all the people of India would be guaranteed social economic political justice, equality of status, equal opportunity, equality before law। आर्टिकल 14 से 18। ठीक है ना? The people would be guaranteed freedom of thought, expression, belief, faith, worship। Article 25, 26, 27। Vocation, association, action subject to law and public morality। Article 19। Adequate safeguard would be provided for minorities rights जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं। बैकवर्ड एंड ट्राइबल राइट्स, शेड्यूल 6, शेड्यूल 5 ट्राइबल राइट्स के लिए। बैकवर्ड राइट्स के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 5, 6 और 16 क्लॉज 4, 5, 6। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस, इन सब के लिए। ठीक है, इसके अलावा द इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट्स ओवर लैंड, सी एंड एयर वुड बी मेंटेन। अपनी सुरक्षा भी करेंगे। इंडिया वुड अटेन इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड। इसके अलावा हम लोग केवल दुनिया में अपनी ही पोजीशन नहीं बनाएंगे, इंडिया वुड मेक अ फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का जिसमें वेलफेयर होगा उसमें उस तरफ रहेंगे। ठीक है, बाद में चल के प्रियम्बल बन जाता है ना। और जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है, याद रखना, जो नॉन लीगल बैकग्राउंड से हैं, स्पेशली लीगल बैकग्राउंड वालों को तो ये बिल्कुल रटा होता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। नहीं याद है तो कर लेना प्लीज, है ना। सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, उसके पहले सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में भले ही नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स की तरह थे। ठीक है ना, तो उसको ये मत समझना कि ये बाद में जोड़ा गया, पहले हम लोग सेकुलर थे ही नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, चेंजेस आफ्टर अच्छा, भारत के आजाद होने का, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के पास होने का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे क्या असर पड़ा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे क्या असर पड़ा? अब उसे दो काम करने थे। देश तो चलाना ही था, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था, है ना, क्योंकि देश चलाने के लिए अब ब्रिटिशर्स चले गए, तो दो काम आ गए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी भी बन गया और लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गया। जो अभी रोजमर्रा के काम के लिए भी तो कानून बनाना है, लॉ बनाना है, रूल्स बनाने हैं, उसके लिए भी लेजिस्लेटिव बॉडी बन गया। और कॉन्स्टिट्यूशन तो वो बना ही रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो सॉरी, एक हाँ, तो क्या कह रहे हैं? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950 अंटिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट इन 1952। तो प्रोविंशियल पार्लियामेंट कब बना?
कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद, लेकिन उससे पहले ये दो काम कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहा था और लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम कर रहा था। लेकिन प्रोविंशियल पार्लियामेंट कब बना, अगर डेट पूछता है एग्जाम में, तो 26 जनवरी 1950 को बना। ठीक है। और फर्स्ट इलेक्शन 1952 में, जब फर्स्ट इलेक्शन के बाद पहली सरकार बनी, तब तक प्रोविंशियल पार्लियामेंट की तरह काम किया इसने। ठीक है। सेपरेट एक्सरसाइजेस क्या थी, देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की तरह जब वो बैठक होती थी, तो पहले तो ये समझ लो कि दोनों कामों के लिए अलग अलग बैठकें होती थी, अलग अलग दिन पे ये मिलते थे। तो जब संविधान बनाने के लिए मिलते थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की तरह मिलते थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको प्रिसाइड करते थे। लेकिन जब लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह मिलते थे, तो जीवी मावलंकर, याद रखना, जीवी मावलंकर उस कमेटी को हेड करते थे। किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। उसको क्या बोलते थे? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। इंडिया एक डोमिनियन था और उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसको उसको कौन हेड कर रहे थे? जीवी मावलंकर। ठीक है। आजादी से क्या हुआ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये पूरी तरीके से सोवरेन बॉडी बन गई। इसके हाथ में था कि ये किस तरह का कानून बनाए, किस किस ब्रिटिश के बनाए हुए कानून को वो आज एबॉलिश कर दे, नया कानून बना ले, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो ये सारी पावर आ गई किसके पास? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास। और क्या क्या फंक्शंस थे? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताऊंगा, सिर्फ याद रखने वाले, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक डेट याद रखना, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को बहुत सारे काम हुए, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? एक इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ? देखो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, कौन बताएगा? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? जल्दी से बताओ, माइक खोल के बता दो, चैट बॉक्स में बता दो, जैसे मर्जी बता दो। इससे आसान सवाल तो पॉलिटी में हो भी नहीं सकता। 26 जनवरी को क्या करते हो, स्कूलों में क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। हाँ, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना। तो 26 जनवरी से 2 दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया गया था, याद रखना। साइन कब किया गया था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन किया गया, उसके साथ और भी कुछ काम किए गए थे। क्या क्या किए गए थे? जन मन गण को क्या किया गया था? नेशनल एंथम की तरह अडॉप्ट किया गया था। वंदे मातरम को भी सिमिलर पोजीशन पर रखा गया था नेशनल एंथम के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया था। इसके अलावा एक और चीज याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था? 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग जो है हमारा, उसको अडॉप्ट किया था और रेटिफाई की थी मेंबरशिप कॉमनवेल्थ नेशंस की मई 1949 को। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। 24 जनवरी को क्या क्या हुआ था? राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वंदे मातरम और जनगण मन। 22 जुलाई नेशनल फ्लैग, और मई 1949 में कॉमनवेल्थ से क्या कर दिया हमने? रेटिफाई कर दिया अपनी, और कंटिन्यू रेटिफाई कर दिया अपनी मेंबरशिप और कंटिन्यू कर दी। ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने फिर भी उसके अलावा भी नाम, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट रखा, कि हम किसी के साथ अलाइंड नहीं रहेंगे, किसी कॉमनवेल्थ के साथ अलाइंड नहीं रहेंगे। चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे वो वेस्टर्न अलायंस हो, चाहे रशियन अलायंस हो, हम किसी के साथ अलाइंड नहीं। ठीक है। वो आज तक क्लासिफिकेशन ऑफ कमिटीज, कमिटीज बनाई गई काम करने के लिए, है ना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था या उस कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था। तो इस तरीके से कमेटीज पूछ ली जाती हैं। पहले तो सबसे पहले जो 22 कमेटी जो बनाई गई, उसमें से 8 कमेटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको बोला जाता है मेजर कमेटीज। मेजर कमेटीज में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास यूनियन पावर कमेटी, यूनियन की पावर किस कौन रखेगा अपने पास? नेहरू जी, है ना, यूनियन पावर। और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, नेहरू जी। स्टेट कमेटी और कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, नेहरू जी। ये 3 कमेटी नेहरू जी ने अपने पास रखी। पावर अपने पास रखी, कॉन्स्टिट्यूशन अपने पास रखा,
और नेगोशिएशन विद स्टेट के साथ क्या नेगोशिएशन करना है वो अपने पास रखा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लिए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी दी गई। यूनियन जवाहरलाल नेहरू जी के पास और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल जी को। ठीक है, ये दो याद रखेंगे, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज और ट्राइबल। सब कमेटी भी अलग हैं, सब कमेटी ऑन ट्राइबल राइट, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स वो अलग है, उनके प्रेसिडेंट अलग से याद करने, उनके चेयरपर्सन ये अलग से याद करने चेयरपर्सन। ठीक है, तो जो एक मेजर कमेटी थी, इस कमेटी के अंदर 4 कमेटीज थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधा यही पूछ लेता है कि एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे, बस इतना सा पूछेगा। अब आप सोचोगे कि यार कमेटी का नाम तो बड़ा लंबा था, लेकिन शुरू कहां से हो रहा है, एडवाइजरी कमेटी। तो जितनी भी एडवाइजरी कमेटीज थी वो पटेल के अंदर में आती थी सारी। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी कमेटी ऑन ट्राइबल राइट्स, ये सब भी सरदार पटेल के अंडर में आती थी। और सरदार पटेल के अंडर में जो सब कमेटीज थी इनके चेयरपर्सन अलग है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सबको याद ही है पूरी दुनिया को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। और क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति बने तो देश की दिशा किस तरफ जाएगी उसका स्टीयरिंग भी किनके हाथ में था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, तो स्टीयरिंग किसके हाथ में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो रूल्स भी यही बनाएंगे, प्रोसीजर भी यही बनाएंगे। तो रूल्स और प्रोसीजर कौन बना रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो रूल्स और ये रूल्स एंड ऑफ प्रोसीजर कमेटी किनके पास थी, राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आ जाती है सब कमेटीज। सब कमेटीज जैसे फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स कैसे मिले हमको, फंडामेंटल राइट्स वैसे तो हम लोगों को लड़के मिले, लेकिन कृपा है ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की जो हमको फंडामेंटल राइट्स दिए। तो इसलिए याद रखेंगे JB कृपलानी फंड सब कमेटी के फंडामेंटल राइट्स पे जो सब कमेटी थी उसके, मैं बार बार कह रहा हूं, मेजर कमेटी पूछते हैं डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, सब कमेटी पूछते हैं JB कृपलानी फंडामेंटल राइट्स पे। उन्होंने कृपा करी तो हमको फंडामेंटल राइट्स मिल गए। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं माइनॉरिटीज सब कमेटी HC मुखर्जी। अब HC फिर से आ गए, हाईकोर्ट सबऑर्डिनेट है किसके, सुप्रीम कोर्ट के। तो सबऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं किसकी, सब कमेटी किसकी, माइनॉरिटीज की। माइनॉरिटीज हालांकि सबऑर्डिनेट नहीं है, माफ करना, ऐसा सोचना भी नहीं कि वो सबऑर्डिनेट है हमारे, लेकिन वैसे नंबर में कम है, तो समझ लो कि HC मुखर्जी है। माइनॉरिटीज के लिए कौन है, HC मुखर्जी सब कमेटी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जब भी दिमाग में आता है तो आता है एक बॉर्डर दिमाग में, कौन सा बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश वाला, जहां पे चाइना बार बार हमला करते रहता है, मतलब कोशिश करता रहता है, सलामी स्लाइसिंग करता है, वो छोटा छोटा पार्ट ले लेके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो बॉर्डर से याद रखो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। और कहां के, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम। तो कौन थे, गोपीनाथ बोरोडोली, गोपीनाथ बोरोडोली। तो बॉर्डर से नॉर्थ ईस्ट के लिए कौन थे, बोरोडोली। ठीक है, इसके अलावा एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड, यहां भी एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड है, लेकिन यहाँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के लिए है, यहां पर अंदर के लिए। ठीक है, अदर देन आसाम, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी अदर देन आसाम। अदर देन आसाम किनके पास है, ठक्कर साहब के पास, क्योंकि ये सब जगह टक्कर मारते रहते हैं, तो इंडिया के अंदर ही टक्कर मारे, इसलिए इनको इंडिया के अंदर रखा गया, बॉर्डर पे नहीं भेजा गया। बॉर्डर पे किनको भेजा गया, गोपीनाथ बोरोडोली जी को, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज दो थी, फाइनेंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। अब भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब सर्वे सर्वा हैं
तो फाइनेंस यानी कि पैसा भी तो वही देंगे ना, सैलरी कौन देगा, माए बाप देगा, और माए बाप कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस का जुगाड़ कौन करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टाफ, स्टाफ को भी पैसा वही देंगे, है ना। तो याद रहेगा, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रीडेंशियल कमेटी, क्रीडेंशियल्स कमेटी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। तो अय्यर साहब, क्रीडेंशियल्स अगर इनके देखें तो ए के अय्यर, है ना। और एक क्रीडेंशियल्स के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। एक वो मूवी है, कौन सी, धमाल। उसके अंदर अरशद वारसी गाड़ी में बैठता है, वो लिफ्ट लेता है गोवा तक के लिए। तो उसके अंदर वो एक आदमी अपना इतना लंबा नाम बताता है कि उसका नाम सुनते सुनते कहाँ पहुंच जाते हैं, गोवा पहुंच जाते हैं। तो क्रीडेंशियल से याद रखेंगे कौन है, साउथ इंडियन है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लाह जी ने दिए थे कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। हाउस कमेटी और कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस पट्टाभी सीतारमैया। हाउस प्रोविंस, इसको कैसे याद रखेंगे, हालांकि तरीका थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। अब कौन ज्वाइन होना चाहते हैं, दो लोग। राशि जी टाइम पे आया करो, अब तो क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, 15-20 मिनट में, है ना। देखो, पट्टाभी सीतारमैया को कैसे याद करेंगे, हाउसिंग कमेटी के लिए घर होता है, और घर के सामने नाम का एक पट्टा लगा होता है सबका, जिसको बोलते हैं नेम प्लेट, हिंदी में उसको पट्टा कह सकते हैं। तो उस पट्टे पे सोचो क्या लिखा है, चीफ कमिश्नर पट्टाभी सीतारमैया। चीफ कमिश्नर है पट्टाभी सीतारमैया। तो कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस और हाउस कमेटी दोनों ही किसके पास थे, पट्टाभी सीतारमैया के पास, ठीक है, याद रहेगा। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, अब सर्वे सर्वा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही राष्ट्र का ध्वज फहराएंगे। तो वो सबसे पहले फहराएंगे, तो उन्हीं को क्या बना दिया, कमेटी का हेड भी बना दिया, ठीक है। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जीवी मावलंकर, ठीक है। इसके अलावा एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, वर्दा आचारी, एस वर्दाचारी। अब मैं वर्दा आचारी जानबूझ के बोल रहा हूं, आचारी, क्योंकि आचारी से क्या बनता है, आचार, आचार संहिता, आचार संहिता लॉ है, लॉ कौन इंप्लीमेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो वर्धाचारी सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक, एडहॉक कमेटी के क्या थे, चेयरपर्सन थे, याद रहेगा। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 मेंबर थे, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा। और ये कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947 को। ये डेट जरूर से याद कर लेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, 29 अगस्त 1947। 15 अगस्त को आजाद हुए, और 15 अगस्त से कितने दिन हो गए, माइनस कर दो इसमें से 15, 14 दिन बाद। तो आजादी के 14 दिन बाद क्या बन गए, ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 मेंबर थे, और कौन कौन थे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी। यही लोग आपको ऑलमोस्ट सब जगह दिखेंगे, इसलिए भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि अल्लादी अयंगर को हमने वहां पे याद किया था, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी को हमने वहां पे भी याद किया था, उस कमेटी के लिए भी याद किया था, इस कमेटी के लिए भी याद कर रहे हैं। क्रीडेंशियल कमेटी में भी याद किया था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को, और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। वहां पे चेयरपर्सन थे, यहाँ मेंबर है, ठीक है। यहाँ पे चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मुंशी जी तो चाहिए ही हर जगह, है ना। और मोहम्मद सदाउल्ला, BL मित्तर, BL मित्तर दोस्ती यारी नहीं चलेगी, इसलिए BL मित्तर को चेंज कर दिया था N माधव राव, N माधव राव से, ठीक है। और DP खेतान, खेतान कौन थे, खेतान उस समय के आज भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो कहा कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं चलेगा यहाँ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट को भगाओ, इसलिए TT कृष्णाचारी को यहाँ पर रख लिया, क्योंकि इनके पास भी क्या था, अचार था, अचार यानी कि लॉ, अचार लॉ होता है, ठीक है। बस इतना से याद रखो। BN राव का क्या रोल था इसके अंदर, तो पहला ड्राफ्ट, इनिशियल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का BN राव ने ही पेश किया था, और बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इनकी उसको सराहा था, और KM मुंशी,
सॉरी एस एन मुखर्जी जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, उनके रोल को भी अंबेडकर जी ने काफी सराहा था बाद में, ठीक है ना। तो ये 3 लोग तो बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये रिवीजन के लिए टाइमलाइन, आपको डेट्स याद करनी है, रिवाइज करना है, तो उसके लिए 1934 के एम एन रॉय ने प्रपोजल रखा, 1935 कांग्रेस ने प्रपोजल रखा, 1938 नेहरू डिक्लेरेशन, 1940 अगस्त प्लान, 1942 क्रिप्स मिशन। ये सारी डेट्स आप लोगों को यहाँ से आप लोग रिवाइज करेंगे एक दो बार तो आप लोगों को याद हो जाएगी। ये सिमिलर क्रोनोलॉजी 2000 याद नहीं है, 2015 या 18 के पेपर में ये सिमिलर क्रोनोलॉजी यूपीपीसीएस में पूछी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, सिंपल है, ठीक है। एडॉप्शन, एडैक्टमेंट और कमेंसमेंट। एडॉप्शन क्या होता है, एडॉप्ट किस तारीख को किया गया, 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया और एनेक्ट किया गया। साइन किया गया 24 जनवरी 1950, यानी कि जब फोर्स में आया एनफोर्समेंट से 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। और एडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949, 1949, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल और एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, है अभी भी। आर्टिकल जो 26 नवंबर को ही कुछ आर्टिकल क्या थे कि एनफोर्समेंट में आ गए थे, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग ऑफ द नेशन, ठीक है। तो सिटीजनशिप को लेके, इलेक्शंस को लेके, प्रोविजन पार्लियामेंट को लेके, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो थे, और शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको क्या किया गया था, सबसे पहले एनफोर्समेंट में लाया गया था। तो शुरुआत में तो हो गए तो वो 5, 6, 7, 8, 9 सिटीजनशिप से, फिर 324 इलेक्शन कमीशन से, फिर उसके बाद 393 और 394 जरूर याद रखेंगे। 394 में है कमेंसमेंट कि कब कमेंस होगा, और 393 में है शॉर्ट टाइटल। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि शॉर्ट टाइटल कहाँ दिया हुआ है, तो आर्टिकल 1 में नहीं है। ज्यादातर जितने भी शॉर्ट टाइटल्स हैं लॉ के अंदर वो सेक्शन 1 में दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे 393 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछ लेते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनने के लिए लगे, 11 सेशंस हुए, जिसके अंदर 165 टोटल सिटिंग्स थी, और 64 लाख रुपया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में खर्चा हुआ। कितना, 64 लाख रुपए, 165 दिन लगे, 11 सेशन हुए टोटल, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई उसके अंदर कांग्रेस के मेंबर्स थे ज्यादातर, या कई लोग कहते हैं कि डायरेक्टली इलेक्टेड ही नहीं थे, कई लोग कह देते हैं कि भाई शुरुआत में तो क्रिप्स मिशन के अंडर इन्होंने काम किया, लॉयर्स ही थे ज्यादातर, लॉयर्स और पॉलिटिशियंस ही थे ज्यादातर, है ना, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, काफी खर्चा हुआ, हिंदू डोमिनेंस था, ज्यादातर हिंदू थे इसके अंदर। तो विस्कॉन्ट साइमन ने कहा भी है इसको बॉडी ऑफ हिंदूज, और विंस्टन चर्चिल ने बोला था ओनली वन मेजोरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है, असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजोरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। हालांकि ये क्रिटिसिज्म ठीक नहीं है। तो डिफेंस में भी कई सारे पॉइंट है, जैसे ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन, वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात है ना, तो रिप्रेजेंटेशन सबका क्या, प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या, एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन क्या, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन क्या, विमेन का रिप्रेजेंटेशन क्या, महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है ना। हाई क्वालिटी डिबेट, आप डिबेट्स को सुन के देखो, आप उससे बेहतर आर्गुमेंट, उससे बेहतर डिबेट कहीं नहीं देख पाओगे। कंसेंसस बेस्ड था, ऐसा नहीं कि मेजोरिटी ने पास कर दिया तो पास हो गया कोई भी आर्टिकल, कंसेंसस बेस्ड था, कंसेंसस बनानी थी कि सब पास करेंगे तब पास माना जाएगा कोई भी आर्टिकल। नेशनल मूवमेंट जो था उससे बैक्ड था, नेशनल मूवमेंट के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो जिन वैल्यूज को लेके हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उन वैल्यूज पे आधारित था ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। डेलिबरेट एंड रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है इसका। इट इट्स डिसीजंस वर रीच्ड थ्रू कमिटी रिपोर्ट्स, इतनी सारी कमेटी देखी ना, तो उनकी रिपोर्ट्स पे आधारित, डिटेल डिबेट्स पे आधारित था। कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट भी कंसिडर किए गए इसके बाद,
देखो, विमेन सबसे पहले देखते हैं विमेन मेंबर कौन कौन थी, याद रखेंगे एग्जाम में पूछ लेता है। कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द विमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसमें 2-3 ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। तो नीचे ऑप्शन देता है ओनली 1 2 3 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 3 इज करेक्ट। तो इस तरीके से भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हंसा मेहता, हंसा, हंसा, अगर आप लोगों ने खिचड़ी सीरियल देखा होगा तो उसके अंदर एक हंसा नाम की महिला है ना। तो हंसा सब जगह होती है, तो हंसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी है। ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ एंड सोशल रिफॉर्म। भाई अमृत किसको चाहिए, अमृत चाहिए तो हेल्थ सुधारने के लिए ना। तो राजकुमारी, राजकुमारी भी थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, और अमृत था इसके पास, हेल्थ के लिए काम करती थी। ठीक है। दुर्गा भाई देशमुख सोशल वेलफेयर के लिए काम करती थी ये, और देशमुख नाम से पता चल रहा है महाराष्ट्रियन थी, है ना। तो महाराष्ट्र से आती थी दुर्गा बाई देशमुख। तो दुर्गा शक्ति भी चाहिए और राजकुमारी की भी शक्ति चाहिए, और साथ में राजकुमारी को शक्ति कौन देगा, दुर्गा माँ। ठीक है। सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी फ्रीडम फाइटर थी, सब लोगों को इनका नाम पता होगा ही, मतलब अगर नहीं पता है तो याद कर लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हिस्ट्री में भी आ जाता है और यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन साउथ इंडिया से, दक्षायनी दक्षायनी वेलायुधन, और बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल माइनॉरिटीज से आते, तो माइनॉरिटीज इशूज के लिए काम करती थी। अम्मू स्वामीनाथन विमेन रिप्रेजेंटेशन, और दक्षायनी वेलियाधन फर्स्ट दलित वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट दलित विमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो दक्षायनी, दक्षायनी वेल्याधन। ठीक है। वेल्याधन, वेल्याधन। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सब तो आप लोग रिवाइज करने के लिए मैंने आप लोगों को दिया है, यहाँ से जितनी भी पर्सनालिटीज हमने डिस्कस करी वो सब आप लोग रिवाइज कर सको। एक पॉइंट और जरूर से याद रखेंगे, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट वी टी कृष्णाचारी, कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी। ठीक है। वी टी कृष्णमाचारी कौन थे, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट याद रहते हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, कौन थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एच सी मुखर्जी। ठीक है। तो वाइस थे ना वो, एच सी, सुप्रीम कोर्ट के नीचे, हाँ प्रेसिडेंट के नीचे एच सी मुखर्जी।